ओलंपिक्स है, बिना प्रैक्टिस मैच के भेज दूं? क्या एक हैंडीकैप प्लेयर पर इतना खर्चा करवा रहे हैं? पीछे मेरे अंधेरा आगे अंधी आंधी है, मैंने ऐसी आंधी में दिया जलाया है। इंडिया खेलूंगा तो तू मिल जाएगी ना? प्रीत, दिल पत्थर हो जाएगा या पत्थर का दिल धड़केगा, ऐसी एक चट्टान से मैंने सर टकराया है। धज्जी धज्जी मदद कर दो मेरी, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता हूँ। धज्जी धज्जी रात पुरानी छेड़ सुबह की, चलिए दौड़िए। कहानी जरा नजर उठा के उड़ा दिखा के जमीन से फलक हटा दे। ओ वीरया वीरया, तगड़े ओए तगड़े डड्डे सूरमा, सोने ओए सोने जड्डे सूरमा। पीछे मेरे अंधेरा आगे अंधी आंधी है, मैंने ऐसी आंधी में दिया जलाया है। दिल पत्थर हो जाएगा या पत्थर का दिल धड़केगा, ऐसी एक चट्टान से मैंने सर टकराया है। धज्जी धज्जी रात पुरानी छेड़ सुबह की नई ये कहानी, जरा नजर उठा के उड़ा दिखा के जमीन से फलक हटा दे। ओ वीरया ओ वीरया, संदीप सिंह इज बैक। तगड़े ओए तगड़े डड्डे सूरमा, सोने ओए सोने सड्डे सूरमा। तगड़े ओए तगड़े डड्डे सूरमा, सोने ओए सोने सड्डे सूरमा। तगड़े ओए जो तराश बनदे अपने ते रख विश्वास बनदे होए आम जे हेलो 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 हेलो, हाँ जी हेलो 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 मुंडे भी ने खास बनदे। हेलो 1 2 3 माइक चेक। हेलो हेलो हेलो, चलो जी सारे बच्चे फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर दो हर जगह पे, और लाइक का बटन ठोक दो फटाफट से। कंजूसी मत किया करो लाइक और शेयर करने में। ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਫਟਾਫਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕੱਢ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਸੱਚ ਦੇ ਤੇ ਭੀੜ ਸਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੋ ठोक दो लाइक 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 ठोक दो, लोक दो लाइक 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 ठोक दो। ਹਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਰ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਜਿੱਤਣੇ ਦਾ ਵੱਲ ਹੋ ਜਵੇ। ਮਿਲਦੀ ਪਰੋਸੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਕੜਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਪੇ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਠੋਕਰਾਂ ਜੀ, ਠੋਕਰਾਂ ਬਦਾਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਾਸਲ ਮੁਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਚੋਂ ਜੋ ਤਰਾਸ਼। वेरी गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग जी, की हाल चाल? वधिया हो सारे, तंदुरुस्त हो, फैमिली वधिया एकदम। चलो बहुत वधिया वधिया ही होना चाहिए। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग क्यूट गर्ल, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ज्योति, गुड इवनिंग दिव्यांश, गुड इवनिंग शालू, गुड इवनिंग नेहा, गुड इवनिंग सोनाली, गुड इवनिंग दीपक, गुड इवनिंग बबली, गुड इवनिंग साहिल, अमित, वासुदेव, संजय, अक्षय, फैजन, अंश, गुनगुन, आदिल, मंजीत। की हाल चाल भाई? वधिया सारे, तंदुरुस्त हो, फैमिली फैमिली वधिया। हंस के दिखा दो थोड़ा सा, हंस भी लिया करो, हंसो हंसो हंसो, ओए, हंसो। ओह माय गॉड। चलो बहुत बढ़िया मेरे यारों, बहुत बढ़िया। तुम्हारे साथ ना मिलके दिल खुश हो जाता है, कनेक्शन तो है कोई। कहते ना कि मेरा तुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लगाता कोई। वही वाली बात है जी। मैं बहुत बढ़िया हूँ जी, मैं बहुत बढ़िया हूँ, एकदम मस्त मौज बहार जी, मस्त मौज बहार। चलो आ जाओ जी, अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से आ जाओ। आज हमें फाइनली कैपिटल गेन की अमेंडमेंट करनी है जी।
और कैपिटल गेन की अमेंडमेंट चाहूं तो मैं आज भी खत्म कर सकता हूं, बट मैं चाहूंगा नहीं, ठीक है ना। मतलब मैं कैपिटल गेन की ना अमेंडमेंट तुम्हें इस तरह से कराऊंगा जैसे रेगुलर बैच हमारा चल रहा है, बट पूरा कैपिटल गेन नहीं कराऊंगा। जहां जहां पे कैपिटल गेन की अमेंडमेंट है वो तुम्हें कराऊंगा, बहुत प्यार से कराऊंगा, बहुत आराम से कराऊंगा, विद क्वेश्चन कराऊंगा, मैक्सिमम एग्जांपल दूंगा ताकि हर पॉइंट आपको समझ में आए, क्योंकि इस बार कंफर्म है कि 10 से 15 नंबर का कैपिटल गेन इस बार तुम्हारे एग्जाम के अंदर बनना ही बनना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसमें से क्वेश्चन ना बने, ठीक है ना। तो मतलब ये मान के चलो कि मैं जो अपनी तरफ से लेके चल रहा हूँ 4 से 5 लेक्चर मैं कैपिटल गेन के लेके चल रहा हूँ, ठीक है, ताकि 4 से 5 लेक्चर के बाद अगर तुमसे कैपिटल गेन की कोई भी अमेंडमेंट पूछे तुम बता तो सकते हो और उसको समझा भी सकते हो, ठीक है जी। चलो इधर सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अब एक बार सारे के सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दें। अब अभी तक हमने इनकम टैक्स की सारे चैप्टर की अमेंडमेंट हमने कंप्लीट कर ली। एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि अमेंडमेंट किस किस चैप्टर में आई थी। तो भाई सबसे पहली अमेंडमेंट तो ध्यान देना, सबसे पहली अमेंडमेंट आई थी आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट के चैप्टर में। बेसिक कॉन्सेप्ट के चैप्टर में आपकी अमेंडमेंट आई थी, वो सारी अमेंडमेंट हमने कर ली। डिफॉल्ट स्कीम के स्लैब रेट चेंज हुए थे, स्पेशल टैक्स रेट चेंज हुए थे। उसके बाद फिर आपका कंपनी वाले केस में, डोमेस्टिक कंपनी वाले केस में चेंज था, फिर फॉरेन कंपनी वाले केस में टैक्स रेट में बदलाव था। तो वो सारी की सारी बातें बेसिक कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में हमने कर ली। फिर रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर कोई चेंज नहीं था। रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर 365 दिन हमें काउंट करने हैं, 366 दिन काउंट नहीं करने, क्योंकि 24-25 हमारा लीप ईयर नहीं है। सैलरी वाले केस में भी हमने अमेंडमेंट डिस्कस कर ली, ठीक है ना। सैलरी वाले केस के अंदर भी जहां जहां अमेंडमेंट थी, जहां स्टैंडर्ड डिडक्शन हमारी इंक्रीज हुई थी डिफॉल्ट स्कीम वाले केस में, वो भी हमने कंप्लीट कर ली। उसके बाद फिर पीजीपी वाली अमेंडमेंट हमने कंप्लीट कर ली। उसके बाद फिर हमने अदर सोर्स वाली अमेंडमेंट खत्म कर ली। बस अदर सोर्स में एक पॉइंट हमारा बैलेंस बचा बायबैक वाला, उस बायबैक वाले को हम कैपिटल गेन के साथ में कवर कर लेंगे। फिर हमने टीडीएस और टीसीएस में कहां कहां रेट में बदलाव आया, तो टीडीएस और टीसीएस में कहां कहां अमेंडमेंट थी वो भी हमने डिस्कस कर लिया। और उसके बाद फिर आपका मेरे ख्याल से सेट ऑफ वाले चैप्टर में कोई अमेंडमेंट नहीं है, रिटर्न ऑफ इनकम वाले चैप्टर में कोई अमेंडमेंट नहीं है, एडवांस टैक्स वाले चैप्टर में कोई अमेंडमेंट नहीं है, एग्रीकल्चर इनकम वाले चैप्टर में कोई भी अमेंडमेंट नहीं है, एडवांस टैक्स वाले चैप्टर में भी कोई अमेंडमेंट नहीं है। और एक चैप्टर आपका एक और है एएमटी, तो एएमटी वाले चैप्टर के अंदर भी कोई अमेंडमेंट नहीं है, जो आपने पहले पढ़ा वही सिंप्लीकेबल है। अब बस दो मोटी मोटी अमेंडमेंट हमें डिस्कस करनी है, जो दो टॉपिक हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। अब यहाँ से आज वाली क्लास में जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जी कैपिटल गेन का जी, ठीक है जी। कैपिटल गेन के अमेंडमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं और कैपिटल गेन के साथ में एक बायबैक वाला टॉपिक हम यहाँ पे और डिस्कस करेंगे, ठीक है जी, बायबैक ऑफ शेयर्स। इसके अंदर भी आपकी अमेंडमेंट आई है, तो इसका इफेक्ट जो है वो कैपिटल गेन पर भी पड़ा है, इसका इफेक्ट अदर सोर्स के अंदर भी पड़ा है, इसलिए इसको हम कैपिटल गेन के साथ में डिस्कस कर रहे हैं। ये दोनों अमेंडमेंट हमें करनी है। चलो अब सारे के सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दो, अब बहुत ध्यान से सुनना मेरी बातों को। पहले मैं थोड़ा सा ना कैपिटल गेन तुम्हें रिकॉल करवाना चाहता हूं कि अभी तक तुमने कैपिटल गेन क्लासेस में क्या पढ़ा होगा। सारे बच्चे कान खोल के बात सुन ले। मैं उम्मीद करता हूं अपने कैपिटल गेन एक बार पहले पढ़ा है, चाहे मुझसे क्लास ली है चाहे किसी भी टीचर से क्लास ली है। सारे टीचर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, सब बेस्ट टीचर है, मैटर वो नहीं है आपने कहीं से भी क्लास ली हो, बस कैपिटल गेन आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो। अब अगर आपने थोड़ा बहुत कैपिटल गेन पढ़ा है तो मैं धीरे धीरे रिकॉल करवाता हूं कि कैपिटल गेन में आपने क्या पढ़ा है, फिर कहां कहां पे अमेंडमेंट आई है उसको फिर हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि ना मतलब बहुत बड़ा, ये कहता है ना, बहुत बड़ा मुद्दा है कि भाई कैपिटल गेन में कई बच्चों को लग रहा है इंडेक्सेशन खत्म हो गया, कई बच्चों को लग रहा है नहीं इंडेक्सेशन है, फिर कहीं जगह 10% रेट है, कहीं 12.5% रेट है, कहीं 20% है, कहीं 15% है। तो वो समझ नहीं आ रहा कि कहां कहां पे क्या क्या काम करना है। और जब ये सारी अमेंडमेंट तुम्हारी कैपिटल गेन की खत्म हो जाएंगी तो ये सारी अमेंडमेंट ना मैं तुम्हें एक डायग्राम में बना के दे दूंगा। उस डायग्राम को भी अगर तुम एग्जाम से पहले देख लोगे तो परफेक्ट अमेंडमेंट हमारी हो जाएंगी उस एक डायग्राम के थ्रू। बट पहले समझेंगे डिटेल में, फिर हम डायग्राम की बात करेंगे, बस ये पर ध्यान दीजिए। अब थोड़ा मेरी मोटी मोटी बातें सुनना कि अभी तक तुमने कैपिटल गेन में क्लासेस में क्या पढ़ा होगा। आप सब जानते थे कैपिटल गेन का जो चार्जिंग सेक्शन है ना, चार्जिंग सेक्शन आपने पढ़ा था कैपिटल गेन का, दैट इज सेक्शन नंबर 45(1). अब सेक्शन नंबर 45(1) में आपने कैपिटल गेन में क्या पढ़ा था? बोलो बोलो बोलो, कोशिश करो रिकॉल करने की। सर 45(1) में हमने ये पढ़ा था अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो इनकम कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगी, अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होंगी तो इनकम कैपिटल गेन में टैक्सेबल नहीं होगी। अब वो 3 कंडीशन क्या निकल के आती थी कि पहली कंडीशन एक तो इनकम होनी चाहिए,
दूसरी कंडीशन इनकम ट्रांसफर से होनी चाहिए, तीसरी कंडीशन ट्रांसफर कैपिटल एसेट का होना चाहिए। मतलब सेक्शन नंबर 45(1) ये बात कहता है एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। इट मींस अगर किसी पर्सन ने इनकम कमाई है, इनकम ट्रांसफर से कमाई है, ट्रांसफर कैपिटल एसेट का है, तो उस इनकम पर हम कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल करेंगे। ये बात आपने 45(1) के अंदर पढ़ी होगी। सर क्या इसमें कोई अमेंडमेंट है? इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं, जो तुमने पहले पढ़ा सेम है। इनकम हो, इनकम ट्रांसफर से हो, ट्रांसफर कैपिटल एसेट का हो, तो अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी उस इनकम पर कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा। फिर एक पॉइंट आपने ये भी पढ़ा होगा कि कैपिटल गेन टैक्स तुम्हारा उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में ट्रांसफर करोगे। मतलब जिस ईयर में पैसा तुम्हें रिसीव होगा उस ईयर में कैपिटल गेन टैक्सेबल नहीं है। जिस भी ईयर में तुम ट्रांसफर करोगे उस ईयर में कैपिटल गेन लगेगा। अब अगर मान लो मैंने ट्रांसफर किया 23-24 में, पैसा मिला 24-25 में, तो कैपिटल गेन की टैक्सेबिलिटी 23-24 में होगी, 24-25 में नहीं होगी। ये बात भी 45(1) में लिखी थी। सर इसमें कोई अमेंडमेंट है? नहीं, इसमें भी सेम है। टैक्सेबिलिटी तब होगी जिस ईयर में ट्रांसफर करोगे, सेम है जो तुमने पहले पढ़ा, कोई अमेंडमेंट नहीं है। फिर एक बात आपने वहां पर और पढ़ी होगी, 45(1) में ये लिखा था कि जब तुम कैपिटल गेन टैक्सेबल करोगे ना, तो एक बार सेक्शन 54 भी साथ में देख लेना। अब सेक्शन 54 जो था वो कैपिटल गेन की एग्जम्पशन का था, याद आ रहा हो। 54 हो गया, 54B हो गया, 54D हो गया, 54 आपको याद करो EC हो गया, 54F हो गया। ये सारी बातें आपने 54 के अंदर पढ़ी होंगी कि अगर कैपिटल गेन 54 में आ रहे हैं तो वो एग्जम्प्ट है, और अगर कैपिटल गेन 54 में नहीं आ रहे हैं फिर वो टैक्सेबल है, और उस ईयर में टैक्सेबल होंगे जिस ईयर में ट्रांसफर करोगे। ये सारी बातें आपने 45(1) के अंदर पढ़ी। सर क्या यहां पे कोई अमेंडमेंट आई? बिल्कुल भी कोई अमेंडमेंट नहीं, जो तुमने पहले पढ़ा बिल्कुल परफेक्ट पढ़ा। सर फिर अमेंडमेंट आई कहां है? अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं ना, या तो मैं तुम्हें रिकॉल ना कराऊं, बट अगर बिना रिकॉल कराए अमेंडमेंट समझा दूंगा तो शायद वो तुम्हें समझ में नहीं आएंगे। तो मैं थोड़ा थोड़ा रिकॉल करा रहा हूं कि तुमने कैपिटल गेन में क्या पढ़ा था। तो करक से निकल के आया, करक से निकल कर आया कि भैया इनकम हो, इनकम ट्रांसफर से हो, ट्रांसफर कैपिटल एसेट का हो, अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाइड तो इस इनकम पे कैपिटल गेन लगेगा, उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में ट्रांसफर करोगे। ये करक से निकल के आ रहा है। फिर याद करो आपने ट्रांसफर की डेफिनेशन पढ़ी थी, याद है ट्रांसफर की डेफिनेशन पढ़ी थी आपने। ट्रांसफर की डेफिनेशन थी सेक्शन 247 में कि ट्रांसफर में सेल, एक्सचेंज, याद करो रिलिंक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट, कंपलसरी एक्विजिशन। हाँ सर याद आ गया, वो 247 में ट्रांसफर की डेफिनेशन थी और आपने कहा था ट्रांसफर इंक्लूड्स। सर उसमें चेंज आया है? उसमें भी चेंज नहीं है, ट्रांसफर की डेफिनेशन बिल्कुल सेम है। फिर आपने पढ़ी थी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन, याद करो सेक्शन 2 क्लोज नंबर 14 में कैपिटल एसेट के 3 क्लोज थे, A, B, C। याद करो ए क्लोज में क्या था भाई? कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय असेसी, उसको हम कैपिटल एसेट बोलते थे। फिर स्टॉक इन ट्रेड को नहीं बोलते थे, पर्सनल इफेक्ट को नहीं बोलते थे, एग्रीकल्चर लैंड को बाहर निकालते थे, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स को बाहर निकालते थे। याद है क्लोज नंबर ए में। फिर क्लोज नंबर बी में था फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के हाथ में कोई भी सिक्योरिटी है उसको हमेशा कैपिटल एसेट माना जाएगा। फिर क्लोज नंबर सी में था वो यूलिप प्लान वाला कि अगर यूलिप है और उसका प्रीमियम अगर तुम 2.5 लाख तक पे करते हो तो वो कैपिटल एसेट नहीं है। अगर प्रीमियम 2.5 लाख से ज्यादा है उस केस में कैपिटल गेन की बात होती थी, यूलिप वाले केस में। इसमें तो पक्का अमेंडमेंट होगी, इसमें भी कोई अमेंडमेंट नहीं है, जो तुमने पहले पढ़ा वही सेम है। यार पागल है क्या गाबे? अमेंडमेंट कहाँ है बताना, बता दूंगा। इसके बिना बताऊंगा तुम्हारे दिमाग के ऊपर से जाएगी, फिर वही बात होगी कि सर यहाँ देखिए या उस चैनल पे देखिए, इस चैनल पे देखिए, मतलब एक ही है। ठीक है ना? कम से कम ऐसा हो कि जिंदगी भर तुम्हें अमेंडमेंट याद रहे। तो पहले बेस समझो, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो ये बातें समझना, ये बातें अभी तक जो हमने पढ़ी ये पहले भी तुमने पढ़ी और अभी भी तुमने पढ़ी। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरे को सारे बच्चे एक बात बताओ। अब बच्चा ये बात कहता है सर इनकम हो, इनकम ट्रांसफर से हो, ट्रांसफर कैपिटल एसेट का हो। अब अगर इनकम हो, इनकम ट्रांसफर से हो, ट्रांसफर कैपिटल एसेट का हो, तो आपने बोला उस इनकम पर कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा, उस ईयर में लगेगा जिस प्रीवियस ईयर में हम ट्रांसफर करेंगे, उस ईयर में कैपिटल गेन टैक्स लगेगा जी। अब याद करो मैंने कहा कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा, बट कैपिटल गेन टैक्स कंप्यूट कैसे करेंगे भाई? कैपिटल गेन टैक्स लगना और कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन में जमीन आसमान का फर्क है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास गोल्ड की रिंग है। अब गोल्ड की रिंग इज ए कैपिटल एसेट। मैंने गोल्ड की रिंग बेची, बेचना इज ए ट्रांसफर। अब गोल्ड की रिंग इज ए कैपिटल एसेट, बेचना इज ए ट्रांसफर, और ट्रांसफर करने पर इनकम है तो कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। बट हाउ टू कंप्यूट कैपिटल गेन?
तो याद करो हाउ टू कंप्यूट कैपिटल गेन, उसके लिए हमने सेक्शन 48 डिस्कस किया था। सेक्शन 48 ये बात कहता है हम तुम्हें बताएंगे कैपिटल गेन कंप्यूट कैसे होता है। अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो कि हम तुम्हें बताएंगे कैपिटल गेन कैलकुलेट कैसे होता है, तो कैपिटल गेन की कैलकुलेशन जो थी वो सारी सेक्शन 48 के अंदर थी। और वहां पर मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने कहा था कैपिटल गेन अगर तुम्हें कंप्यूट करना है तो वो डिपेंड करता है कि तुम्हारी कैपिटल एसेट जो है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है या कैपिटल एसेट तुम्हारी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। इस बेस पे डिपेंड करता है कि तुम्हारी कैपिटल एसेट कौन सी है। क्योंकि अगर तुम्हारी एसेट शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है तो उसको बेचने पर जो गेन आएगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। याद आ रही है ये बातें? हाँ हाँ बोलते रहो, ये मत बोलना कि याद नहीं आ रही, भाई तुमने पहले पढ़ा हुआ है। और अगर तुम्हारी कैपिटल एसेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो उसको बेचने पर जो गेन आएगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। ये तुम सब जानते हो भाई। शॉर्ट टर्म वाले केस में शॉर्ट टर्म गेन आएगा, लॉन्ग टर्म वाले केस में लॉन्ग टर्म गेन आएगा। सर प्लीज आपके फ्रेंड निर्मला दीदी को बोलना बजट ओहो हो इन द हाउस, तेरा सर इन द हाउस। अरे मेरी फ्रेंड निर्मला, मेरे तो ताई जी हैं सर जी, वो मैं तो ताई जी कहता हूँ उनको सर, उनके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है सर। मैंने तो पॉपकॉर्न खाने बंद कर दिया सर, पॉपकॉर्न पे उन्होंने वो लगा दिया GST। मैं पॉपकॉर्न देखता भी नहीं सर, मैं उनसे बात ही नहीं करता, मैं उनसे नाराज हूँ। एक बार बोल दूंगा सर जी, अब क्या ही बोलूँ, मानती नहीं ना सर, बोलने का फायदा नहीं है। बट आपने अब बोला तो आप बोल देंगे जी, ठीक है जी। चलो इधर सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो सिंपल सी बात यहाँ पे क्या निकल के आ रही है, अब सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कैपिटल एसेट या तो शॉर्ट टर्म होगी या वो लॉन्ग टर्म होगी। अगर शॉर्ट टर्म है तो गेन जो होंगे वो शॉर्ट टर्म गेन होंगे, अगर वो लॉन्ग टर्म है तो गेन जो होंगे वो लॉन्ग टर्म गेन होंगे। अब एक बात मेरे को सारे बच्चे बता दो, अब कैपिटल गेन ध्यान रखना, कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है वो डिपेंड करता है कि जो भी एसेट आपने ट्रांसफर की वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म एसेट है तो गेन शॉर्ट टर्म होंगे, अगर लॉन्ग टर्म है तो गेन शॉर्ट टर्म होंगे, अगर लॉन्ग टर्म है तो गेन लॉन्ग टर्म होंगे। अब क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है कि हम ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि मेरी एसेट शॉर्ट टर्म है या मेरी एसेट लॉन्ग टर्म है। मैं ये आइडेंटिफाई कैसे करूं कि मेरी एसेट शॉर्ट टर्म है या मेरी एसेट लॉन्ग टर्म है। याद करो इसके लिए आपने क्लास में ना सेक्शन 2 क्लोज नंबर 42A आपने पढ़ा होगा, जो आपको बताएगा कि कैपिटल एसेट कब शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मानी जाएगी और अगर वो शॉर्ट टर्म नहीं मानी जाएगी तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मानी जाएगी। तो अब जो अमेंडमेंट आई है वो अमेंडमेंट इसके अंदर आई है जी। तो फाइनली अब मैं अमेंडमेंट वाले पॉइंट पर आ गया हूं। तो कैपिटल गेन की पहली अमेंडमेंट जो आई है वो पहली अमेंडमेंट इस वाले केस में आई है, सेक्शन 242 कैपिटल ए के अंदर पहली अमेंडमेंट आई है जी। ठीक है जी, पहले एक बार ऐसा करते हैं, पहले पुराना लॉ पढ़ते हैं, पहले थोड़ा सा पुराना लॉ याद करने की कोशिश करते हैं कि हमने पहले क्या पढ़ा हुआ है। अब सुनो यहां से हमने पहले क्या पढ़ा हुआ है, हमने पहले ये पढ़ा हुआ है कि भैया वैसे तो हर केस में जो पीरियड ऑफ होल्डिंग होता है, वैसा तो हर केस में पीरियड ऑफ होल्डिंग जो होता है ना वो आपका 36 मंथ का होता है। अगर आपको याद आ, आप याद करो, वैसे तो हर केस में होल्डिंग पीरियड जो होता है वो 36 मंथ का होता है। मतलब 36 मंथ तक अगर आपने कोई एसेट होल्ड की है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है, 36 मंथ से अगर आपने ज्यादा होल्ड की है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। ये बात आपने पहले पढ़ी होगी। फिर याद करो मैंने कहा था कि 36 मंथ जो है ना वो 6 केस में एप्लीकेबल नहीं होता। मतलब 6 केस ऐसे हैं, इन 6 केस में 36 मंथ एप्लीकेबल नहीं है। अब 6 में से 4 केस आपने पढ़े, 4 केस आपके 12 महीने में कवर होते हैं, 2 केस आपके 24 महीने में कवर होते हैं और इन 6 केस को छोड़ के बाकी जो भी केस होंगे वो 36 महीने में कवर होते हैं। अब याद करो यहां पे जी आपने यहां पे 2 एक्सेप्शंस की होंगी। अगर मैं इस 36 महीने की बात करता हूं तो यहां पे आपने एक्सेप्शन की थी 6। अब वो 6 एक्सेप्शंस कौन कौन सी आती हैं? 4 एक्सेप्शंस आपकी अलग आती हैं और 2 एक्सेप्शंस आपकी अलग आती हैं। अब वो 4 एक्सेप्शंस कौन कौन सी निकल के आती हैं? 4 एक्सेप्शंस हमारी यहां पे निकल के आती हैं। अगर आपको याद आ रहा हो, एक तो आता है लिस्टेड सिक्योरिटी। ऑब्वियस ही बात है, जब मैं लिस्टेड सिक्योरिटी की बात करता हूं तो उसमें लिस्टेड शेयर्स आ गया, लिस्टेड डिवेंचर्स आ गया, लिस्टेड बॉन्ड्स आ गया। तो जो भी लिस्टेड सिक्योरिटी होगी वो यहां पे कवर होगी। तो पहला लिस्टेड सिक्योरिटी। फिर दूसरा याद करो, दूसरा क्या था? दूसरा था, अगर आपको याद आ रहा हो, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। इट मींस यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड नहीं, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। क्योंकि जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसकी यूनिट्स 3 तरह की होती हैं।
या तो यूनिट्स होती हैं इक्विटी वाली, या वो यूनिट्स होती हैं डेट वाली, या वो यूनिट्स होती हैं बिजनेस ट्रस्ट वाली। तो या तो इक्विटी या डेट या बिजनेस ट्रस्ट। तो यहां पे जो यूनिट्स आ रही हैं वो यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड दूसरी आ रही है। फिर यहां पर आपने पढ़ा था यूनिट्स ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट्स ऑफ यूटीआई। अब यूटीआई गवर्नमेंट की एक कंपनी है, यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, उसकी यूनिट्स अगर आपके पास हैं तो आप 12 महीने की लिमिट में कवर हो। और फिर यहां पे कवर था जीरो कूपन बॉन्ड। इन 4 केस में लिमिट आपकी 12 महीने की आती थी, अगर आपको याद आ रहा हो। फिर याद करो 24 महीने की लिमिट कहां आती थी? अच्छा, इनमें तो थी 12 महीने की लिमिट, फिर इन 2 एक्सेप्शन में 24 महीने की लिमिट थी। 24 महीने की लिमिट कहां थी साहब? तो 24 महीने की लिमिट होती थी अनलिस्टेड सिक्योरिटी, नहीं अनलिस्टेड शेयर्स वाले केस में 24 महीने की लिमिट होती थी। फिर दूसरा आपकी 24 महीने की जो लिमिट होती थी वो यहां पे कवर होती थी लैंड और बिल्डिंग वाले केस में, ठीक है ना। फिर यहां पे कवर होती थी लैंड और बिल्डिंग वाले केस में। तो अनलिस्टेड शेयर्स और लैंड और बिल्डिंग वाले केस में 24 महीने की लिमिट होती थी। इन 4 केस में 12 महीने की लिमिट होती थी। इनको छोड़ के जो बचा वो 36 महीने की लिमिट होती थी। अब एक बच्चा ये बात बोलता था सर 36 महीने की लिमिट कहां बची? भाई 36 महीने की लिमिट गोल्ड हो गया, ड्राइंग हो गया, पेंटिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद अनलिस्टेड शेयर्स तो यहां पर आ गए, अनलिस्टेड डिवेंचर्स हो गया, अनलिस्टेड बॉन्ड्स हो गया, वो 36 महीने की लिमिट्स है। यूनिट्स ऑफ डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड हो गया, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट हो गया, वो सारे के सारे 36 मंथ में आते थे। तो ये आपने पहले पढ़ा होगा आई थिंक। पहले मेरे को ये बताओ, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने कोई नया लो नहीं बताया, ये बताओ क्या ये आपने पहले पढ़ा है? क्या ये आपने पहले पढ़ा हुआ या नहीं पढ़ा हुआ? बस ये बताओ, पढ़ा है ना आपने? अब सुनो, अब बच्चा ये बात कह रहा है सर क्या ये लो चेंज हो गया? बिल्कुल हो गया, ये लो चेंज हो गया, बिल्कुल हो गया। बट सुनो ध्यान से, ये लो भी हमें याद करना है, ये लो भी हमें याद करना है। अब सुनो गवर्नमेंट क्या कह रही है, गवर्नमेंट ये बात कह रही है अगर आपने कैपिटल एसेट जो ट्रांसफर की है, अगर आपने कैपिटल एसेट ट्रांसफर की है बिफोर 23 जुलाई 2024 तो यही लो एप्लीकेबल होगा, यही लो एप्लीकेबल होगा। मतलब आपको उस टाइम 12 महीने की लिमिट भी है, 36 महीने की लिमिट भी है, 24 महीने की लिमिट भी है। अगर आपने कैपिटल एसेट ट्रांसफर की है 23 जुलाई 2024 से पहले, तुम्हें होल्डिंग पीरियड जो चेक करना है वो इसके बेस पे चेक करना है, वो इसके बेस पे चेक करना है। सर ये बात ध्यान देना, हमें इसके बेस पे चेक करना पड़ेगा कि वो शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है। और अगर वही मैंने कैपिटल एसेट ट्रांसफर की है ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 तो वहां पे होल्डिंग पीरियड जो है वो आपका चेंज हो चुका है। अब क्या चेंज हो चुका है जी? बताओ क्या चेंज हो चुका है? कोई मेरे को बताएगा क्या चेंज हो चुका है? चेंज ये हो चुका है जो जहां पे 36 महीने था ना वहां पे अब 24 महीने हो चुका है। मतलब 2 ही केस हैं, 12 या 24। अब ऐसा हो चुका है कि जो पहले 12 मंथ में थे वो अभी भी 12 मंथ में है, जो पहले 24 मंथ में थे अभी भी 24 महीने में है, जो पहले 36 महीने के अंदर आते थे वो भी अब 24 महीने के अंदर आ चुके हैं। अब 2 ही ड्यूरेशन चेक करनी है, या तो 12 या 24। अब 36 मंथ वाला कॉन्सेप्ट यहां से खत्म हो चुका है। 36 मंथ होल्डिंग पीरियड अब यहां पे खत्म हो चुका है। 36 मंथ वाला पॉइंट ही नहीं है अगर आपने कोई कैपिटल एसेट 23 जुलाई 2024 या उसके बाद ट्रांसफर किया। बस ये पर ध्यान दीजिए। क्या बात समझ में आ रही है? क्या आपको बात समझ में आ रही है जी? ठीक है जी। तो बस ये बात ध्यान देना, आपको वो 4 केस याद करने हैं। उन 4 केस में 12 महीने हैं और 12 महीने को छोड़ के बाकी जो भी केस होगा हर जगह पे 24 महीने के बेस पे होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट किया जाएगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आती है जी। इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? फटाफट बताओ, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? ये अमेंडमेंट है क्या? और क्या कर रहे हैं? और क्या कर रहे हैं? और क्या कर रहे हैं? नालायक। नहीं, बच्चा कह रहे हैं अमेंडमेंट है क्या? और ये अमेंडमेंट, इसको तो मेरे अकॉर्डिंग तो अमेंडमेंट ही बोलते हैं भाई। अब 36 महीने वाला टाइम खत्म हो गया, सिर्फ 24 महीने वाला आ गया, तो इसको तो मेरे अकॉर्डिंग तो अमेंडमेंट बोलते हैं। आप इसको क्या बोल सकते हैं जी? ठीक है जी। अच्छा, बच्चा ये बात कहता है कि सर क्या ये डेट हमें याद करनी पड़ेगी? भाई इसी डेट का तो मसला है, इसी डेट का तो मसला है। ध्यान रखना, इजी आपको लग रहा है, आप पेपर में गलती करके आओगे, आप ट्रांसफर की डेट देखना भूल जाओगे। आप बहुत ध्यान देखना, आप ट्रांसफर की डेट देखना भूल जाओगे। अगर ट्रांसफर किया 23 जुलाई 24 से पहले तो अभी भी जो होल्डिंग पीरियड है वो 36 महीने के बेस पे काउंट होगा। अगर ट्रांसफर आपने 23 जुलाई 24 या उसके बाद की है फिर वहां पे 24 महीने की लिमिट एप्लीकेबल होगी या 12 महीने की लिमिट एप्लीकेबल होगी। ये बहुत ध्यान से क्वेश्चन में देखना कि आपने ट्रांसफर किस दिन की है।
क्योंकि एग्जामिनर इस बार तुम्हें कंफ्यूज करने वाला है। कहीं वो 23 जून से पहले की बात देगा, कहीं वो 23 जुलाई से पहले की बात बोलेगा, कहीं वो 23 जुलाई के बाद की बात बोलेगा। तो हर क्वेश्चन में वो तुम्हें कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। तो दिमाग तुम्हारा क्लियर हो कि 23 जुलाई से पहले जो पहले लो पड़ा वही लो एप्लीकेबल है। अगर ट्रांसफर 23 जुलाई 24 के बाद होगा उस केस में नया लो एप्लीकेबल होगा। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या इसको लॉक कर दें? चलो जी, अब सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब रुको यहाँ पे। सर 23 जुलाई का दिन क्यों चुना? क्योंकि इस दिन बजट आया था ना, जो आपका बजट जो आया था इलेक्शन वाले ईयर में वो इस दिन बजट आया था, इसलिए इस डेट की रेलिवेंसी है। बात समझ में आ रही है मेरी? चलो अब सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब मेरे को एक बात बताओ, अब ये तो मैंने बोला कैपिटल एसेट शॉर्ट टर्म कब बनेगी, लॉन्ग टर्म कब बनेगी, इस बेस पे डिसाइड होगा। मेरे को ये बता दो, ये हम आइडेंटिफाई क्यों कर रहे हैं? मतलब ये आइडेंटिफाई करना क्यों जरूरी है कि ये एसेट मेरी शॉर्ट टर्म है या एसेट मेरी लॉन्ग टर्म है? पहले मेरे को सारे बच्चे आंसर दो। निशांत कह रहा है फुल डीटी के अमेंडमेंट कब तक कंप्लीट होंगी? बस लास्ट चैप्टर चल रहा है भाई, 3-4 लेक्चर और लगेंगे। जल्दी बताओ, ये आइडेंटिफाई करना क्यों जरूरी है कि ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है? अब देखो, पहला, शॉर्ट टर्म वाले केस में कंप्यूटेशन करने का तरीका अलग है, लॉन्ग टर्म वाले केस में कंप्यूटेशन करने का तरीका अलग है। तो पहला तो ये चेंज आ गया। दूसरा, शॉर्ट टर्म वाले केस में टैक्स रेट अलग होते हैं, लॉन्ग टर्म वाले केस में टैक्स रेट अलग होते हैं। दूसरा केस ही आ गया। तीसरा, जब सेक्शन 54 की एग्जम्पशन निकालते हैं, जब सेक्शन 54 की एग्जम्पशन निकालते हैं तो सेक्शन 54 में लिखा होता है कि 54 की एग्जम्पशन उन्हीं को मिलेगी जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। सेक्शन 54 के कुछ सेक्शन में लिखा है कि एग्जम्पशन उसको मिलेगी जहां शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के बेस पे ही सेक्शन 54 की एग्जम्पशन मिलती है। अगर वो एग्जम्पशन लेनी है उसके लिए क्लैरिफाई होना चाहिए कि कैपिटल गेन कौन सा है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसलिए ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि मेरी कैपिटल एसेट शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, क्योंकि इसके बेस पे ही मुझे आगे जाके पता लगेगा रेट क्या होंगे, कैलकुलेशन क्या होगी, एग्जम्पशन कैसे मिलेगी। वो सारी बातें इस बेस पे डिपेंड करती हैं। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अब एक बात मेरे को बताओ, क्या ये होल्डिंग पीरियड जो है क्या ये हमें हर केस में देखना होता है? यहां पे भी अमेंडमेंट आई है, बहुत ध्यान सुनो मेरी बात को, यहां पे भी अमेंडमेंट आई है। अब ये अमेंडमेंट स्टार्ट हो चुकी हैं। तो मेरे को सारे बच्चे बताओ, अब जो मेरे पास एक कैपिटल एसेट है, अब अगर मेरे पास एक कैपिटल एसेट है वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, उसके लिए गवर्नमेंट ने कहा ये होल्डिंग पीरियड है, उसके लिए गवर्नमेंट ने कहा ये होल्डिंग पीरियड है। अब जब गवर्नमेंट ने कहा उसके लिए होल्डिंग पीरियड है, तो क्या हर कैपिटल एसेट के ऊपर ये होल्डिंग पीरियड एप्लीकेबल होगा? यस या नो? आंसर इज नो। अब इसकी एक्सेप्शन है, गवर्नमेंट ये बात कहती है 2 सेक्शन ऐसे हैं जहां पे होल्डिंग पीरियड एप्लीकेबल होता ही नहीं है। 2 सेक्शन ऐसे हैं जहां पे होल्डिंग पीरियड एप्लीकेबल ही नहीं होता। एक तो सेक्शन है 50 और एक सेक्शन है 50AA। ये 2 सेक्शन ऐसे हैं जहां पे होल्डिंग पीरियड एप्लीकेबल नहीं होता। मतलब यहां पे हमें होल्डिंग पीरियड देखना ही नहीं होता। ये 2 सेक्शन है, इन 2 सेक्शन में क्या है उसको एक बार छोड़ दो। बट 2 एक्सेप्शन है, एक तो मेन एक्सेप्शन सेक्शन 50 है और एक 50AA है। ये 2 सेक्शन ये बात कहते हैं इन केस में हमें चेक ही नहीं करना होता कि होल्डिंग पीरियड क्या है। इवन यहां पे आप एक सेक्शन 50 कैपिटल ए भी कह सकते हो। तो चाहे मैं 50 बोलूं, चाहे 50 कैपिटल ए बोलूं, चाहे 50AA बोलूं, यहां पर बात इन तीनों की हो रही है। सर ऐसा आप इन तीनों के बारे में क्यों कह रहे हो? क्योंकि गवर्नमेंट ये बात कहती है तीनों सेक्शन जो हैं, ये तीनों सेक्शन जो हमारा होल्डिंग पीरियड वाला सेक्शन है, सेक्शन 242 कैपिटल ए, उसको ये ओवर रूल करते हैं। ये तीनों सेक्शन जो हैं ये सेक्शन 242 कैपिटल ए को ओवर रूल करते हैं। सर 242 कैपिटल ए में क्या लिखा है? अबे नालायक, वही तो लिखा है जो भी लिमिट पढ़ के आ रहे हैं। 12 महीने और 24 महीने की जो लिमिट है वो कहां लिखी है? सेक्शन 2 क्लोज नंबर 42A के अंदर लिखी है। आपको मैं एक बार अब दिखाता हूं। अब सारे के सारे बच्चे यहां पे ध्यान देना। आपको मैं इनकम टैक्स जो रेगुलर बैच वाले बच्चे हैं उन्होंने तो वैसे दर्शन किए होते हैं, बट मैं आपको थोड़ा सा इनकम टैक्स एक्ट के दर्शन करवा दूं। ये आपका बेयर लॉ है। बेयर लॉ पता है ना क्या होता है? बेयर एक्ट का मतलब जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है। अब मैं आपको यहां पे एक बार दिखाता हूं सेक्शन नंबर 50। देखो यहां पे अब सारे बच्चे एक बार यहां पे देखेंगे। देखो जी, लो जी, अब यहां पे आपको मैं एक बार ये देखो, अब बहुत ध्यान से एक बार चेक करना जी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ये लो, अब ये आपका सेक्शन नंबर 50 है। ये देखो जी,
ये आपका सेक्शन नंबर 50 है, ध्यान से पढ़ना, सेक्शन 50 है। ये बेल एक्ट का ये बेल एक्ट का सेक्शन है, बहुत ध्यान से पढ़ना। सेक्शन 50, सेक्शन 50 क्या कह रहा है? नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन क्लोज 42A ऑफ सेक्शन 2। वही बात बोल दी, कह रहा है जो 242A में लिखा है वो भाड़ में जाए, क्या लिखा है हम उन बातों को फॉलो ही नहीं करते, हम वही फॉलो करेंगे जो हमारे सेक्शन में लिखा है। तो मतलब जो हम होल्डिंग पीरियड पढ़ के आ रहे हैं वो होल्डिंग पीरियड को ये सेक्शन कह रहा है कि हम इग्नोर करेंगे, उस सेक्शन को हम चेक ही नहीं करेंगे जो भी तुमने वहां पर पढ़ा। तो पहली बात सेक्शन 50 पर वो टाइम पीरियड एप्लीकेबल नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? उसके बाद अब यहां पे एक बार आ जाओ, ये देखो जी, अगर मैं यहां पे बात करता हूं, यहां पर इधर देखो ध्यान से, अभी एक बार यहां पे सेक्शन 50AA के ऊपर आओ जी। देखो जी, आफ्टर 50A 50AA यहां पे देखो क्या लिखा है, कह रहा है नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन क्लोज 42A ऑफ सेक्शन 2। देखो सेक्शन 2 42A में कुछ भी लिखा है वो सारी की सारी बातें बेकार की हैं, वो सारी की सारी बातें बेकार की हैं, उसको अब इग्नोर करके चलो। मतलब 242A में कुछ भी लिखा है। अब एक बात मेरे को सोच के बताओ, मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन। हेलो ओए सारे बच्चे मेरे को आंसर देना, आपको दो सेक्शन याद करने हैं। 50 कैपिटल ए को आप एक बार इग्नोर कर दो, दो सेक्शन ध्यान देना है। तो 50, सारे बच्चे मेरे पीछे बोले, तो 50 और एक 50AA, ये दोनों सेक्शन एक बार सारे बच्चे चैट बॉक्स में लिखो। ये दो सेक्शन एक बार सारे बच्चे चैट बॉक्स में लिखो। कौन कौन सा? 50 और 50AA चैट बॉक्स में सारे बच्चे लिखो। सारे के सारे बच्चे यहां पे चैट बॉक्स में लिखो, 50 और 50AA लिखो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार। अब बच्चा ये बात कह रहा है सर ये 50 और 50AA जो आपने हमें चैट बॉक्स में लिखवा दिया, इसका लिखवाने का मतलब क्या है? इन दोनों सेक्शन में तुम्हें होल्डिंग पीरियड नहीं देखना। अब अगर इन दोनों सेक्शन में तुम्हें होल्डिंग पीरियड नहीं देखना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है इन दोनों सेक्शन में ऑलवेज एंड ऑलवेज तुम्हारा कैपिटल गेन जो आएगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा, कभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ ही नहीं सकता। बस ये अपने दिमाग में सेट कर लो, क्योंकि अगर क्वेश्चन सेक्शन 50 का बना या 50AA का बना, इन दोनों में ऑलवेज जो मेरा गेन आएगा हमेशा मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कभी मेरा आ ही नहीं सकता। चाहे मैं 10 साल के बाद बेचूं, चाहे 20 साल के बाद बेचूं, चाहे 40 साल के बाद बेचूं, चाहे 2 साल के बाद बेचूं, चाहे 1 साल के बाद बेचूं, मुझे होल्डिंग पीरियड यहां पे चेक ही नहीं करना। बस ये पर ध्यान दो, टेंशन मतलब 50AA समझा दूंगा, ठीक है ना। 50AA हम समझेंगे बिल्कुल, उसके आप निश्चिंत रहो। 50AA के अंदर एक अमेंडमेंट भी आई है तो वो भी आपको समझा दूंगा कि 50AA है किस चीज का। बट अभी सिर्फ इतना ध्यान दो कि 50 और 50AA में जो भी तुम्हारे गेन होंगे वो ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होंगे, कभी यहां पे लॉन्ग टर्म गेन आ ही नहीं सकते। अब देखो मैं तुम्हें दिखाता हूं, देखो 50AA आपको मैं एक बार दिखाता हूं क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ना। कह रहा है शैल बी डीम्ड टू बी द कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ ए शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। कह रहा माने या ना मानो, मानना ही पड़ेगा कि ये जो तुम्हारे कैपिटल गेन आ रहे हैं इस सेक्शन में वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट से आ रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट से नहीं आ रहे। और इसने बोल दिया कि 242A में कुछ भी लिखा हो वो सारी बातें बेकार की हैं। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? और यही सेम बात अगर आपको मैं दिखाऊं, ये हमारा सेक्शन 50 है और आप 50 को ध्यान से पढ़ोगे तो 50 में भी यही कहीं ना कहीं लिखा होगा, आपको मैं दिखा दूं क्या लिखा है। कह रहा है शैल बी डीम्ड टू बी द कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। सेम बात 50 के अंदर भी लिखी है कि हम ये मानेंगे यहां से आने वाले गेन तुम्हारे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट से आ रहे हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट से नहीं आ रहे हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आती है। अब जो बच्चे यहाँ पे हंसी मजाक कर रहे हैं ना, बेटे पेपर में जब क्वेश्चन बनेगा ना तुम याद करोगे, इतना डिटेल में मैं बता रहा हूँ सर। नो डाउट लोग कराते होंगे, बहुत लोग होंगे पढ़ाने वाले और सारे बेस्ट हैं और सारे मेरे से आगे हैं। मैं उनके मिट्टी के कण के बराबर भी नहीं हूँ, मैं बहुत छोटा इंसान हूँ, बट मैं कह रहा हूँ तुम मुझे याद करोगे जो मैं तुम्हें बातें बता रहा हूँ। बात समझ में आ रही है ना? तो सिंपल सी बात ध्यान देना कि सेक्शन 50 और 50AA ये दोनों सेक्शन ऐसे हैं, अगर इसमें से क्वेश्चन बन जाएगा, चाहे वो लिखा हो 10 साल, लिखा हो 4 साल, लिखा हो 2 साल, मैटर ही नहीं करता, हमेशा गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कभी नहीं आएंगे। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? फटाफट से बोल दो जी, क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? हाँ या ना बोल दो फटाफट से, हाँ या ना। क्लियर है? अच्छा अब एक बात बताओ, अब अगर इन दोनों में हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएंगे तो क्या ये टाइम पीरियड अब हमें हर कैपिटल एसेट पे लगाना है या जो 50 और 50AA में कवर है उस पे नहीं लगाना है? सारे बच्चे बताओ जी, मेरे को सारे बच्चे बताओ, क्या अब ये टाइम पीरियड जो है क्या हर कैपिटल एसेट पे लगाना है? क्या हर कैपिटल एसेट पे लगाना है या जो इसमें एसेट कवर होंगी है उस पे नहीं लगाना है?
बताओ, उस पे नहीं लगाना है। मतलब जो इसमें एसेट कवर हो रही है, हाँ जी, हाँ यहाँ मेरे टीवी है, बच्चा कह रहा है हाँ ये देखो, ये आपका ये चैट पढ़ रहा हूँ ना, इस साइड एलईडी लगी हुई है, इस साइड एलईडी लगी हुई है, इस साइड मैंने आईपैड में आपकी चैट खोल रखी है, और ये तुम मेरे सामने बैठे हो, ठीक है, ये तुम मेरे सामने बैठे हो जहां पर मैंने तुम्हें ऐसे मारा है, ये कैमरा है, ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो भैया ये होल्डिंग पीरियड हमें 50 और 50 डबल ए पे नहीं लगाना है। अब बच्चा कहता है गाबे गाबे सुन यार, थोड़ा सा ये बता दे 50 और 50 डबल ए में कौन कौन सी एसेट आती है। भगवान तेरा भला करेगा, ऊपर एक भगवान बैठा ना, तेरा भला करेगा, पक्का पक्का भला करेगा। हम वीडियो को लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे, करते तो तुम ऐसे हो नहीं, बट पक्का पक्का आज पक्का करके जाएंगे गाबे। तो सुनो ध्यान से, मैं तुम्हें सिर्फ एक बार बता रहा हूं कि इसमें क्या कवर होता है, ठीक है। ये मत कहना समझा दो, ऑटोमेटिकली आगे जाके जब रिवीजन क्लास होंगी इसको हमें समझना ही है, ठीक है ना। अब समझो इसमें क्या क्या आता है। अब अगर मैं सेक्शन 50 की बात करता हूं तो सेक्शन 50 में आती हैं डेप्रीशिएबल एसेट्स। क्या आती हैं जी? सेक्शन 50 में आती हैं डेप्रीशिएबल एसेट्स। सेक्शन 50 में क्या आती हैं? डेप्रीशिएबल एसेट, मतलब जिन एसेट्स पे आप डेप्रीसिएशन क्लेम करते हो वो डेप्रीशिएबल एसेट जो होती हैं वो 50 में आती हैं। तो डेप्रीशिएबल एसेट जब भी आप सेल करोगे ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा, तो सेक्शन 50 में आते हैं डेप्रीशिएबल एसेट। सेक्शन 50 में क्या आती है? डेप्रीशिएबल एसेट आती है। उसके बाद सेक्शन 50 में ना अभी तक यहां पर भी अमेंडमेंट आई है, अभी तक यहां पे 2 कैपिटल एसेट आती थी, अभी तक यहां पे 2 कैपिटल एसेट आती थी। इस बजट में जो फाइनेंस एक्ट 24 है जो हमारे एग्जाम में एप्लीकेबल है, इसमें 1 कैपिटल एसेट को इन्होंने और ऐड कर दिया। अब यहां पे 3 कैपिटल एसेट आती हैं। इट मींस अब इन 3 कैपिटल एसेट की ट्रांसफर पर जो भी गेन होगा हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। अब 50 डबल ए में 3 कैपिटल एसेट कौन सी आती हैं वो भी सुनो ध्यान से। 3 कौन कौन सी आती हैं? सबसे पहला अगर मैं बात करता हूं, यहां पे आता है एमएलडी। पता है एमएलडी क्या होता है? एमएलडी क्या होता है? एमएलडी होता है मार्केट लिंक्ड डिवेंचर। क्या होता है? मार्केट लिंक्ड डिवेंचर। ये होता है एक तरह का डेट है, बट इसका जो इसकी जो रिटर्न है, इसकी जो इनकम है, ये डिपेंड करती है मार्केट की फ्लक्चुएशन के बेस पे। मतलब इसमें फिक्स, जैसे डिवेंचर में नॉर्मली फिक्स इंटरेस्ट होता है, इसमें फिक्स इंटरेस्ट नहीं है। जैसे मार्केट फ्लो करेगी ऐसे इसका इंटरेस्ट फ्लो करेगा, इसको बोलते हैं मार्केट लिंक्ड डिवेंचर, ठीक है। दूसरा यहां पे जो दूसरी एसेट्स आती है, यहां पे है यूनिट्स ऑफ ए स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड। यूनिट्स ऑफ ए स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड। सर ये स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड ऐसे म्यूचुअल फंड जहां पे मैक्सिमम 35% पैसा इक्विटी के अंदर लगा होता है। मतलब इससे ऊपर पैसा इक्विटी में नहीं लगा होगा, नॉर्मली 35% तक पैसा इक्विटी में लगा होगा, उसको बोलते हैं यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड। तो वो यहां पे आते हैं। अब ये दोनों अभी तक यहां पे आते थे, ये दोनों अभी तक यहां पे आते थे। अब यहां पे एक कैपिटल एसेट इन्होंने और जोड़ दी है, तीसरा इन्होंने यहां पे जोड़ दिया अनलिस्टेड। सुनो ध्यान से, क्या जोड़ दिया जी? अनलिस्टेड डिवेंचर एंड बॉन्ड्स। लो जी, अनलिस्टेड डिवेंचर एंड बॉन्ड्स। इट मींस अगर आप अनलिस्टेड डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स अगर आप ट्रांसफर करोगे 23 जुलाई 2024 या उसके बाद, तो इस पर भी 50 डबल ए लगेगा। इसकी ट्रांसफर पर भी हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। बस ये बात ध्यान दो। अब ये बात ध्यान देना, ये दोनों तो पहले भी थे, मैं दोबारा बोलूंगा, ये दोनों तो पहले भी थे, इनमें तो हमेशा पहले से शॉर्ट टर्म था। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये ऐड हुआ है 23 जुलाई 2024 के बाद। मतलब 23 जुलाई 2024 से पहले अगर आपने इसको ट्रांसफर किया तो 50 डबल एप्लीकेबल नहीं होता था। यहां पर 50 डबल एप्लीकेबल नहीं होता था, बट अगर 23 जुलाई 2024 या उसके बाद अगर आपने ट्रांसफर किया, यहां पर 50 डबल ए एप्लीकेबल हो जाएगा। बस ये पर ध्यान दीजिए। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? अब बच्चा कह रहा है सर मजा आ जाएगा अगर आप इसका क्रक्स बता दो। और हम ना आपकी क्रक्स की वेट कर रहे हैं, जो अपने कहानी वानी सुने ना, इसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है, हमारा इंटरेस्ट है क्रक्स में। आप एक बढ़िया सा अगर डायग्राम बना दोगे ना, थोड़ा सा हमें अच्छा लगेगा कि मतलब अगर क्वेश्चन इस डेट का बने तो हमें क्या देखना है, इस डेट का बने तो हमें क्या देखना है, उससे थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी। हाँ देखो, यस सर, यस सर, यस सर। 50A में क्या आएगा? 50A के अंदर भी डेप्रीशिएबल एसेट्स ही आती हैं क्रिश, वो SLM मेथड वाली होती हैं, इसलिए मैंने 50A को यहां से हटा दिया क्योंकि वो PGP के अंदर आ जाएगा हमारा, ठीक है।
50A के अंदर भी आपकी जो आती है वो डेप्रिशिएबल एसेट आती है, बट वो SLM मेथड वाली आती है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी वाली। ठीक है, चलो आ जाओ आ जाओ, फिर आ जाओ, इसको लिखो यहाँ पे जी। और वैसा करो, लिखो कैपिटल गेन की अमेंडमेंट 1, कैपिटल गेन का हेडिंग डाल लेना और अमेंडमेंट 1 लिख लेना, और मैं कैपिटल गेन की सारी अमेंडमेंट की नोटिंग कराऊंगा जी। ठीक है ना, इसकी नोटिंग मैं खुद कराऊंगा, इसमें जो जो अमेंडमेंट होंगी इसकी नोटिंग मैं खुद कराऊंगा, बस ये पर ध्यान दो जी। ठीक है जी, लिखो यहाँ पे जी, अमेंडमेंट नंबर 1 लिखो, सेक्शन 242 कैपिटल ए, पीरियड ऑफ होल्डिंग, पीरियड ऑफ होल्डिंग, पीरियड ऑफ होल्डिंग। ठीक है जी, पीरियड ऑफ होल्डिंग जी। अब लिखो यहां पे जी, अब यहां पे लिखो कैपिटल एसेट, पहले तो यहां पे लिखो नेम या नेचर ऑफ कैपिटल एसेट, नेम या नेचर ऑफ कैपिटल एसेट। हाँ हाँ, बुक में है ये सर, आपकी हैंडराइटिंग समझ में आ रही मैंने इंप्रूव कर दी हैंडराइटिंग मेरी, अच्छी हो गई हैंडराइटिंग पहले से, मेरी बेइज्जती मत करो सोनाली। आगे यहाँ पे लिखो जी, अब यहाँ पे लिखो कैपिटल एसेट ट्रांसफर, ट्रांसफर बिफोर 23 जुलाई 2024, कैपिटल एसेट ट्रांसफर बिफोर 23 जुलाई 2024, इसको आप कह सकते हो दैट इज अप टू 22 जुलाई 24। ठीक है जी, और यहां पे फिर आएगा कैपिटल एसेट ट्रांसफर ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024, कैपिटल एसेट ट्रांसफर ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024। ठीक है जी, अब लिखो यहां पे सबसे पहले जी, तो पहला पॉइंट यहां पे लिखो, इस केस में लिखो जी, पहला आ रहा है लिस्टेड सिक्योरिटी। बताओ जी, लिस्टेड सिक्योरिटी, सारे बच्चे बताओ, लिस्टेड सिक्योरिटी। उसके बाद यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। उसके बाद यूनिट्स ऑफ यूटीआई। उसके बाद जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड। ठीक है, जीरो कूपन बॉन्ड। उसके बाद अनलिस्टेड शेयर्स, लैंड बिल्डिंग
लैंड और बिल्डिंग वाले केस में जी, लैंड और बिल्डिंग जी। ठीक है जी। उसके बाद मार्केट लिंक्ड डिवेंचर, यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड, यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड। ठीक है। उसके बाद अनलिस्टेड बॉन्ड्स, अनलिस्टेड डिवेंचर्स, अनलिस्टेड डिवेंचर्स, अनलिस्टेड बॉन्ड्स, अनलिस्टेड डिवेंचर। फिर यहां पे लिखो डेप्रीशिएबल, डेप्रीशिएबल, डेप्रीशिएबल एसेट्स, डेप्रीशिएबल एसेट्स। ठीक है जी, डेप्रीशिएबल एसेट्स। और फिर यहां पे लास्ट में लिख दो, लिखो जी एनी अदर कैपिटल एसेट, एनी अदर कैपिटल एसेट अदर देन अबव, अदर देन अबव। लो जी, एनी अदर कैपिटल एसेट अदर देन अबव। ठीक है जी। तो ये आपके सारी आ रही हैं यहां पे, ये पॉइंट आपका निकल के आ रहा है। बताओ जी, यहां तक क्लियर है? चलो अब एक बार बताना स्टार्ट करो, अब एक बार चेक करते हैं। अच्छा पहले ऐसा करते हैं, अमेंडमेंट छोड़ो, अमेंडमेंट छोड़ो, ये बता दो 23 जुलाई 2024 से पहले क्या क्या था। मतलब आप ये मानो ही मत अमेंडमेंट है, आप पुराना लो याद करके बताओ कि पुराने लॉ के बेस पे यहाँ पे टाइम पीरियड क्या था जी। ठीक है ना, ओल्ड लॉ के बेस पे बताओ, ओल्ड लॉ के बेस पे। चलो हमें को सारे बच्चे बताओ, लिस्टेड सिक्योरिटी वाले केस में क्या था बताओ, जल्दी बोलो। लिस्टेड सिक्योरिटी वाले केस में क्या था जी? लिस्टेड सिक्योरिटी वाले केस में यहां पे था 12 मंथ, 12 मंथ आ गया। अगले वाले केस में यहां पर भी 12 मंथ। नेक्स्ट वाले केस में भी क्या था जी? यहां पे 12 मंथ। जीरो कूपन बॉन्ड वाले केस में क्या था? यहां पे 12 मंथ। ठीक है जी। अच्छा अनलिस्टेड शेयर्स वाले केस में क्या था? अनलिस्टेड शेयर्स वाले केस में अगर मैं बात करता हूं, यहां पे था 24 महीने, यहां पे था 24 महीने, 24 मंथ था। उसके बाद लैंड और बिल्डिंग वाले केस में क्या था? यहां पे 24 महीने था, यहां पर 24 महीने था। उसके बाद मार्केट लिंक्ड डिवेंचर वाले केस में क्या था? मार्केट लिंक डिवेंचर वाले केस में गवर्नमेंट ये बात कहती थी, मार्केट लिंक डिवेंचर वाले केस में लिखो, यहां पे मार्केट लिंक डिवेंचर वाले केस में लिखो जी, ऑलवेज STCA, ऑलवेज STCA। तो जो भी गेन आएगा वो STCG आएगा जी। ठीक है ना, ऑलवेज STCA, तो जो भी गेन आएगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही आएगा। यूनिट्स इस वाले केस में भी क्या था? ऑलवेज STCA, तो जो भी गेन आएगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही आएगा जी। ठीक है जी। अच्छा अब बताओ अनलिस्टेड बॉन्ड्स। अब अनलिस्टेड बॉन्ड्स याद करो, अनलिस्टेड बॉन्ड्स, अनलिस्टेड बॉन्ड्स ना तो 12 महीने थे ना 24 महीने में थे। उस केस में यहां पे एप्लीकेबल जो था, यहां पे एप्लीकेबल था 36 मंथ। यहां पर पहले जो एप्लीकेबल था 36 मंथ एप्लीकेबल था जी। अनलिस्टेड डिवेंचर वाले केस में, अनलिस्टेड डिवेंचर ना 24 महीने में थे ना 12 महीने में थे, ये भी 36 महीने के अंदर आता था जी। किसमें था ये? 36 महीने के अंदर आता था। उसके बाद डेप्रीशिएबल एसेट, डेप्रीशिएबल एसेट जो था यहां पे जो था वो ऑलवेज
ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, तो जो भी गेन आएगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा जी। उसके बाद एनी अदर कैपिटल एसेट, जो एनी अदर कैपिटल एसेट है तो यहां पर जो एप्लीकेबल था इस वाले केस में एप्लीकेबल था 36 महीने जी, यहां पे एप्लीकेबल था 36 महीने। अब मेरे को बताओ पहले इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है जी, अगर तुम इसमें दिक्कत नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे जी। मेरे को सारे बच्चे बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ये तो मैंने अमेंडमेंट बताई ही नहीं, ये तो अमेंडमेंट से पहले की बात है। अब एनी अदर कैपिटल एसेट में अगर आपको एग्जांपल लिखना हो तो एनी अदर कैपिटल एसेट में यहां पे तुम एग्जांपल में क्या लिख सकते हो, यहां पे क्या आएगा जी, गोल्ड आएगा, ठीक है, यहां पे आपका ड्राइंग आएगा, यहां पे आपका पेंटिंग आएगा एटसेट्रा, ये सब का सब यहां पे आ जाएगा जी, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। क्लियर है जी। अब एक बार आ जाओ फटाफट से, अब यहां पे आओ, अब अमेंडमेंट देखो जी। अब अमेंडमेंट क्या कह रही है, यहां पर अभी भी 12 महीने है जी, यहां पर अभी भी 12 महीने, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर भी 12 महीने है, इसमें कोई चेंज नहीं है। यहां पर अभी भी 12 महीने है, इसमें कोई चेंज नहीं है। यहां पर अभी भी 12 महीने हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है ना। यहां पर अभी भी 12 महीने, इसमें कोई चेंज नहीं है। उसके बाद अगले पॉइंट पर आओ, ये अनलिस्टेड शेयर्स, यहां पर अभी भी 24 महीने हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है, क्योंकि 24 महीने वाला पीरियड अभी भी है, उसको डिलीट नहीं किया, तो जहां 24 था वहां अभी भी 24 महीने हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, 24 महीने हैं। अच्छा, अब यहां पर क्या था, यहां पर आपका जो निकल के आता था, यहां पर अभी भी क्या निकल के आएगा, ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, यहां पर वही ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, यहां पर भी क्या था, ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। अब यहां पे ध्यान रखना, इन दोनों केस में अब यहां पर अमेंडमेंट आ गई है। अब गवर्नमेंट कह रही है इन दोनों केस में यहां पर आएगा ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। तो ये पहली अमेंडमेंट आई है जी, यहां पर ऑलवेज, अब जो 36 महीने की लिमिट होती थी, इन दोनों केस को सेक्शन 50AA में डाल दिया, और इनकी ट्रांसफर पर जो भी गेन बनेगा 23 जुलाई 2024 के बाद हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट माना जाएगा। बस ये पर ध्यान दो, क्या बात मेरी समझ में आ रही है। तो पहले जो लिमिट 36 महीने की होती थी, अब ये चले गए सेक्शन 50AA में, तो 50AA में चले गए तो ऑलवेज शॉर्ट टर्म गेन आएगा जी। उसके बाद डेप्रिशिएबल जो था, अब डेप्रिशिएबल यहां पर भी सेम है, ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट माना जाएगा। और यहां पे जो है ना, अब पहले 36 महीने की लिमिट थी, अब यहां पर अमेंडमेंट आ चुकी है जी, अब यहां पर 36 की जगह यहां पर 24 महीने की लिमिट हो चुकी है। ये आपकी अमेंडमेंट आई है जी। बस अब मुझे बताओ, ये तुम्हारी एग्जॉस्टिव टेबल है, आई थिंक अब तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, अब तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये तुम्हारी एग्जॉस्टिव टेबल है, ठीक है ना, ये तुम्हारी एग्जॉस्टिव टेबल है। अगर मैं कायदे से बताऊं, अब देखो कायदे से चेंज कहां कहां पे आया भाई, कायदे से ना अगर आप देखोगे कायदे से चेंज कहां आया है, कायदे से चेंज जो आया है ये देखो, अगर मैं देखो यहां पे चेंज कहां पे आया है, तो एक तो आपका जो चेंज निकल कर आया है ये वाला केस, ये वाला, इसमें चेंज आया है जी। एक तो इस वाले केस में चेंज आया, ठीक है ना, इस वाले केस में अमेंडमेंट आई है। उसके बाद फिर आपका ये जो एनी अदर कैपिटल एसेट वाला केस है, इस वाले केस में अमेंडमेंट आई है जी। बाकी जो पहले था वो ऑलमोस्ट सेम है। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई। ठीक है जी। अब मुझे सारे बच्चे बताओ, इसमें कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लो जी। अब इसमें अगर किसी बच्चे को भी मुझसे दिक्कत हो, आप प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं जी। सारे बच्चे फटाफट से बोल दो जी, जल्दी बताओ फटाफट से, कोई दिक्कत तो नहीं है। बिल्कुल एग्जॉस्टिव टेबल आपके सामने है। अब तुमसे कोई गलती तो नहीं होगी, ठीक है जी। अब बच्चा कह रहा है गावा सर एक सोने पे सुहागा हो जाएगा, अगर आप 2-3 एग्जाम्पल हमें दे दो तो और मजा आ जाएगा जी। आप हमें 2-3 एग्जाम्पल दे दो ताकि हमें क्लैरिटी हो जाए कि इसमें हम गलती तो नहीं कर रहे कहीं। तो एक बार फटाफट से आओ जी, इधर देखो ध्यान से जी, आ जाओ। अब एक बार एग्जाम्पल लिख लो इसके नीचे, तो इसको समझने के लिए एग्जाम्पल लिखो जी। स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड एक्वायर 1/4/23। हाँ अक्षय, वो तो पहले भी था ना, अब 1/4/23 तो चला ही गया, तो इसलिए मैं डेट नहीं लिखवा रहा वहां पे, क्योंकि वो 23-24 के लिए रेलिवेंट डेट थी, बट अब वो हमारे 24-25 के लिए इतनी रेलिवेंट डेट है नहीं है वो, ठीक है ना। आओ जी, अब एक बार यहाँ पे सारे बच्चे यहाँ पे देखो जी। हेलो भाई साहब, एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल यहाँ पे है, मान लो गोल्ड आपने
मान लो परचेज किया, लेट्स टेक एन एग्जांपल, 5 सितंबर 2022 कुछ आपने गोल्ड परचेज किया 5 सितंबर 2022 को, गोल्ड सेल किया आपने, पहला केस, मान लो गोल्ड सेल किया आपने 25 जून 2024 को, 25 जून 2024 को आपने गोल्ड बेचा जी, या आपने मान लो फॉर एग्जांपल गोल्ड बेचा 18 सितंबर 2024 कुछ, 18 सितंबर 2024 को गोल्ड बेचा। अब यहां पे लिखो जी, डिटरमाइन द नेचर ऑफ कैपिटल एसेट। बताओ जी ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है? अब मेरे को सारे बच्चे बताओ ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, इसका आंसर बताओ जी। सॉल्यूशन, हाँ जी सारे बच्चे फटाफट से बताओ जी। पहले केस का बताओ। अब पहले केस में आप यहां पे देखो जी, पहला केस जो है, पहले केस में ट्रांसफर बिफोर 23 जुलाई 24 है, तो जो एलिजिबल लिमिट है वो आपकी 36 महीने की है। तो अगर 36 महीने की है तो भाई साहब अगर मैं चेक करता हूं 5 सितंबर 2022 से यहां पे ट्रांसफर का 25 जून है ना, तो एक दिन पहले तक लेते हैं 24 जून 2024। तो अगर मैं यहां पे देखता हूं 24 जून 2024, तो यहां पे जो आपका आएगा दैट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट आएगा जी, ठीक है ना, क्योंकि 36 मंथ से कम है, और अगर 36 मंथ से कम है उस केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट निकल के आएगा, तो जो गेन होंगे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएंगे। और अगर वही दूसरे केस की बात करता हूं, दूसरा केस, दूसरे केस में जो है ट्रांसफर आफ्टर, आफ्टर की बजाय लिख लो ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024, तो लिमिट एप्लीकेबल जो है, एलिजिबल लिमिट वो है 24 महीने की, क्योंकि अब 24 महीने की लिमिट हो चुकी है। अब अगर 24 महीने की है तो 5 सितंबर 22 से 17 सितंबर 2024। अब अगर आप चेक करोगे यहां पे, अब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बन जाएगी और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल के आएगा। ये फर्क आया है जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? सारे बच्चे फटाफट से बोल दो, क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? जल्दी बोलो फटाफट से, फटाफट से बोलो कि आपको बात मेरी समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? जल्दी बता दो फटाफट से। क्या इसको लॉक कर सकते हैं? पक्का पक्का डन। चलो अब एक बार ऐसा करो, इसके 2-3 एग्जांपल फटाफट से यहां पे और लिख लो जी, फिर इसको हम पैक करेंगे। यहां पे लिखो नेम ऑफ कैपिटल एसेट, ठीक है। यहां पे लिखो डेट ऑफ परचेज, कब परचेज की है। यहां पे लिखो डेट ऑफ ट्रांसफर, कब ट्रांसफर की है। और आपको यहां पे बतानी है एलिजिबल लिमिट कितनी लगेगी, और फिर यहां पे आपको बताना है कि वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। एक बार और सर जी प्लीज। अरे मेरे सक्षम, एक क्वेश्चन में 23 जुलाई 24 से पहले बेचा है, तब 36 महीने की लिमिट है, तो वो 36 महीने के अंदर है, तो वो शॉर्ट टर्म हो गया। दूसरे क्वेश्चन में 23 जुलाई 24 के बाद बेचा है, तो 24 महीने की लिमिट होगी। और चेक करो 24 महीने के बाद आपने बेचा है, तो 24 महीने के बाद तो फिर लॉन्ग टर्म ही बनेगा ना, ये चीज है। अब यहां पे फटाफट से आ जाओ, लिखो यहां पे। अब यहां पे एक बार फटाफट से लिखो जी। यहां बात करते हैं, लिखो यहां बात करते हैं, मान लो गोल्ड है, गोल्ड आपने खरीदा है 25 ठीक है जी अगस्त 2022 को, और ट्रांसफर आपने किया है 8 सितंबर 2024 को। पहला तो ये है, ठीक है। दूसरा अनलिस्टेड बॉन्ड्स, अनलिस्टेड बॉन्ड्स आपने खरीदे हैं 8, मान लो 8 अप्रैल
16 को और बेचे आपने हैं 25 जून 2024 को। अनलिस्टेड डिवेंचर 15 दिसंबर 2000 मान लो 21 को और बेचे जो आपने हैं अनलिस्टेड डिवेंचर वो आपने बेचे हैं 5 जनवरी मान लेते हैं 5 जनवरी 2024 को 5 जनवरी 2024 को जी। ठीक है जी। उसके बाद फिर मान लो यहां पे बिल्डिंग आपने मान लो खरीदी है 8 जुलाई 2018 को और 25 अगस्त 2024 को आपने बेची है, मतलब खरीदी यहां पे थी, बेची आपने यहां पे। उसके बाद फॉर एग्जांपल मान लो यहां पे मोटर कार पर्सनल, ठीक है जी, मोटर कार मान लो पर्सनल आपने ये खरीदी थी 5 सितंबर 2016 को, बेची आपने है 25 सितंबर 2024 को। ठीक है जी। उसके बाद अगले पॉइंट पर आओ जी। उसके बाद फॉर एग्जांपल मान लो यहां पे अनलिस्टेड बॉन्ड आपने खरीदा था 8 जुलाई 2019 को और बेचा है 8 अक्टूबर 2024 को, 8 अक्टूबर 2024 को जी। ठीक है जी। उसके बाद अनलिस्टेड शेयर्स 8 नवंबर 2022, ठीक है, और आपने बेचा जो है उसको आपने बेचा है 15 अक्टूबर 2024। ठीक है जी। चलो बस बहुत है, इतने एग्जाम्पल से क्लैरिटी आ जाएगी। चलो बताओ जी। अब पहले मेरे को सबसे पहले बताओ इन केस में एलिजिबल लिमिट क्या है। पहले मेरे को एलिजिबल लिमिट की बात करो, किस किस केस में एलिजिबल लिमिट क्या क्या निकल के आ रही है जी। सारे बच्चे बताओ। पहले केस में बताओ गोल्ड वाले केस में। अब गोल्ड वैसे 36 मंथ की थी बट बेचा आपने कब है 23 जुलाई 2024 या उसके बाद बेचा है, तो अब यहाँ पे 24 महीने की लिमिट हो गई है। अब अगर 24 महीने की लिमिट हो गई है तो ये 24 महीने के बाद है, तो 24 महीने के बाद है 25 अगस्त 22, 8 सितंबर 24, तो आई थिंक 24 महीने के बाद है। तो अब ये जो बन गया लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बन चुकी है। क्या बन चुकी है? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बन चुकी है। अब ये शॉर्ट टर्म नहीं है, अब ये लॉन्ग टर्म है क्योंकि 24 महीने के बाद है। ठीक है ना, 24 महीने के बाद हो गया ना, 23 24, हाँ 24 महीने के बाद ही हो गया। उसके बाद अनलिस्टेड बॉन्ड। अब देखो अनलिस्टेड बॉन्ड 25 जून 24 को बेचा। अब अगर 25 जून 24 को बेचा तो 23 जुलाई 24 से पहले बेचा। अब अगर 23 जुलाई 24 से पहले बेचा है तो 23 जुलाई 24 से पहले इसमें 36 मंथ की लिमिट होती थी। अब अगर 36 मंथ की लिमिट होती थी तो ये 36 मंथ के बाद है, तो ये भी जो आपका है ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। यहां पे गलती से मत कह देना कि सर 50AA लगेगा, ऑलवेज शॉर्ट टर्म। मेरे नालायक को ऑलवेज शॉर्ट टर्म वो तब आएगा अगर 23 जुलाई 2024 या उसके बाद बेचा होगा। अगर वो 23 जुलाई 2024 या उसके बाद बेचा होगा तब ऑलवेज शॉर्ट टर्म आएगा, बट ये 23 जुलाई से पहले है। ऐसे ही अनलिस्टेड डिवेंचर। अब अगर अनलिस्टेड डिवेंचर है, यहां पे देखो 5 जनवरी 24 है। अब अगर 5 जनवरी 24 है तो 23 जुलाई 24 से पहले है, तो अगेन यहाँ पे 36 मंथ की लिमिट है। अब अगर 36 मंथ की लिमिट है तो 15 दिसंबर 21, 15 दिसंबर 22, 15 दिसंबर 23 और 15 दिसंबर 24, तो ये तो उसके बाद ही है, तो मतलब 36 महीने से पहले ही है। तो यहाँ पे बनेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट क्योंकि आपका 36 महीने से पहले निकल के आ रहा है। 36 महीने से पहले निकल के आ रहा है। ठीक है, डन, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब अगला बिल्डिंग। तो बिल्डिंग वाले केस में तो पहले भी 24 महीने था, अब भी 24 महीने है। तो अगर 8 जुलाई 18 है और 25 अगस्त 24 है तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ही माना जाएगा। उसके बाद मोटर कार। अब अगर मोटर कार पर्सनल है, अगर मोटर कार पर्सनल है तो वो कैपिटल एसेट ही नहीं है। तो कैपिटल एसेट ही नहीं है तो कैपिटल गेन की बात ही नहीं होगी। कैपिटल गेन की बात ही नहीं होगी तो होल्डिंग
पीरियड का यहाँ पे मतलब ही नहीं है जी। ठीक है, लैग आ रहा है सर, लैग तो नहीं होना चाहिए। अगले पॉइंट पर आओ जी। अब अगला देखो अनलिस्टेड बॉन्ड। अब देखो अनलिस्टेड बॉन्ड है 8 अक्टूबर 24 है। अब अगर 8 अक्टूबर 24 है तो 23 जुलाई 24 के बाद है। तो अब ये जो है, अब सुनना यहाँ पे ऑलवेज, यहाँ पे आएगा ऑलवेज, क्या आएगा ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट ही मानेंगे यहाँ पे, अब कोई टाइम पीरियड नहीं है जी। ठीक है ना। अब अनलिस्टेड शेयर्स याद करो, अनलिस्टेड शेयर्स में पहले भी 24 महीने था तो अब भी 24 महीने हैं। तो ये 8 नवंबर 22, तो 8 नवंबर 22, 8 नवंबर 23, 8 नवंबर 24, तो ये 24 महीने के अंदर है। तो ये आएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट आएगा जी। अब बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है कुछ। अगर मोटर कार पर्सनल नहीं होती तो 24 महीने की लिमिट होती जी। अगर वो बिजनेस वाली होती तो 24 महीने की लिमिट होती जी। मेरे बच्चे मोटर कार पर्सनल है ना, तो पर्सनल एसेट जो होती हैं, पर्सनल इफेक्ट तो कैपिटल एसेट ही नहीं होती। जब कैपिटल एसेट ही नहीं है तो वहां टाइम पीरियड का मतलब ही क्या है। डन, लॉक कर दूं। अब मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। ये पीडीएफ आपको मैंने ग्रुप में दिया था, ये पीडीएफ मैंने ग्रुप में डाला था। देखो यहां पर ये पहली अमेंडमेंट है, अगर आप चेक करोगे ये देखो, ये 23 जुलाई 24 से पहले और ये 23 जुलाई 24 है उसके बाद, ये आपका आया जी। ठीक है, अब ये देखो 50AA जो है उसमें ये दोनों पहले भी थे। अब यहाँ पे क्या आ गया, अनलिस्टेड बॉन्ड्स, अनलिस्टेड डिवेंचर विच इज ट्रांसफर और रिडीम और मैच्योर ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 24। तो ये वाला पॉइंट इन्होंने 50AA में ऐड किया है। अगर ये ट्रांसफर किया होगा 23 जुलाई 2024 या उसके बाद, बस ये पर ध्यान देगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आती है। अगर गोल्ड पर्सनल है तो भाई, गोल्ड अगर पर्सनल है ना तो गोल्ड को तो भी हम कैपिटल एसेट मानते हैं। तो गोल्ड अगर पर्सनल है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको हम कैपिटल एसेट मान के चलते हैं। बस ये पर ध्यान दो। डन। तो अब जाके हमारी कैपिटल गेन की एक अमेंडमेंट खत्म हो जाती है, जहां पे टाइम पीरियड वाले केस में चेंज आया है। अब क्या क्या चेंज है उसका डायग्राम भी मैंने आपको बता दिया, उसके क्वेश्चंस भी हमने कर लिए। आई थिंक अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सुनो दूसरी अमेंडमेंट क्या है। अब सेकंड अमेंडमेंट जो कैपिटल गेन की है, लिखो जी सेकंड अमेंडमेंट। सेकंड अमेंडमेंट जो है, अब मेरे को सारे बच्चे बताना आपके एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर कौन सा है, बताओ जी। पेंटिंग भी यार 24 महीने में आएगी, कैसी बात कर रहे हो, पेंटिंग में 24 महीने में आएगी। ओनली बिल्डिंग में कैपिटल सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, बिल्डिंग भी कैपिटल सेट है, लैंड भी है, बिल्डिंग भी है, ऑब्वियस सी बात है। 1 फरवरी का बजट क्यों एप्लीकेबल होगा, फिर वही पागलों वाली बातें कर रहे हो। आपको मैंने उस दिन भी कहा था 1 फरवरी का बजट सुनना, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए सुनना, वैसे नहीं सुनना। 24-25 एप्लीकेबल है। अब याद है 23-24 का इंडेक्स रेट क्या था, 23-24 का इंडेक्स रेट क्या था, क्योंकि अब 24-25 है तो अब 24-25 का इंडेक्स रेट लगेगा। तो 23-24 का था आई थिंक 348, अब हो चुका है 363 जी। सर मोटर कार बिजनेस के लिए हो तो डेप्रीशिएबल एसेट होगी, तो अगर डेप्रीशिएबल है तो ऑलवेज शॉर्ट टर्म आएगा जी। अगर डेप्रीशिएबल, ऑब्वियस बात, अगर आप डेप्रिशिएशन के अंदर लेके जा रहे हो तो फिर ऑलवेज शॉर्ट टर्म है। ठीक है जी। अब सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब यहाँ पे एक बार फटाफट से आ जाओ, इधर देखो ध्यान से। तो अब यहाँ पे 24-25 का जो इंडेक्स रेट है वो यहाँ पे 363 आएगा जी। 24-25 का जो इंडेक्स रेट है अब यहाँ पे आपका 363 आएगा। तो ये दूसरा चेंज आपका है। तो जो भी हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं वो 363 के बेस पे करने हैं। आपको मैं दिखा देता हूं यहाँ पे जी। तो यहाँ पे आपका इंडेक्स रेट, इधर अगर आप चेक करेंगे तो ये आपका इंडेक्स रेट यहाँ पे दिया होगा, ये रहा जी। तो ये रहा आपका 24-25 का इंडेक्स रेट, दैट इज 363। ये आपका नया इंडेक्स रेट है जिसके बेस पे आप क्वेश्चंस करेंगे, बस ये पर ध्यान दो जी। अब सुनो ध्यान से। अब बच्चा ये बात कहता है, यार एक बात बताओ, आप हमें इंडेक्स रेट बता क्यों रहे हो, इंडेक्स तो खत्म हो गया, इंडेक्स तो खत्म हो गया। काटा मार, ओहो सॉरी 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 सॉरी, काटा मार 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 मट काटा, गलती से मत मार देना काटा। अब सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं। पहली बात, जो भी तुम्हारे दिमाग में डाउट आ रहा है, इंडेक्सेशन खत्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो जो भी कहानी है वो तब है अगर एसेट ट्रांसफर की है 23 जुलाई 2024 या उसके बाद। इट मींस गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि अगर आपने 23 जुलाई 2024 से पहले ट्रांसफर किए हैं तो जो कैपिटल गेन तुमने पहले पढ़ा था सेम कैपिटल गेन आज भी है, अभी भी इंडेक्सेशन है, सब कुछ सेम है, कैपिटल गेन में कोई अमेंडमेंट नहीं है अगर ट्रांसफर 23 जुलाई 2024 या उससे पहले का है तो आज भी इंडेक्सेशन होगा।
अभी भी इंडेक्सेशन होगा, सेम तरीके से होगा, सेम कुछ होगा अगर वो ट्रांसफर 23 जुलाई 24 से पहले का है। अब अगर मान लो ट्रांसफर किया 20 जुलाई 24 को, तो 20 जुलाई 24 को ट्रांसफर किया तो सेम इंडेक्सेशन करना है जी। आओ इसका एक क्वेश्चन करते हैं, आओ जी इसका एक क्वेश्चन करते हैं। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि अगर ट्रांसफर हमारा 23 जुलाई 2024 से पहले का है, उस केस में क्या होगा जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का? तो लिखो यहां पे, बस ये वाला पॉइंट मैं तुम्हें आज कराऊंगा, जो मजेदार पॉइंट है वो मैं तुम्हें कल कराऊंगा। नहीं सर आज मजा लेना है, नहीं नहीं कल लेंगे, नहीं सर आज मजा लेना है, धीरे धीरे लेंगे, ठीक है ना। तो आज मैं तुम्हें आधा पॉइंट करा रहा हूं, लिखो यहां पे, लिखो तीसरा पॉइंट यहां पे लिख लो, लिखो कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, computation of capital gain if capital asset acquired before 23 जुलाई 24, आपने एक्वायर किया 23 जुलाई 24 से पहले, एंड ट्रांसफर also before 23 जुलाई 24। लो जी, अगर आपने परचेज एंड सेल दोनों 23 जुलाई 24 से पहले किए हैं तब क्या होगा जी। ठीक है जी। अगर आपने 23 जुलाई 24 से पहले खरीदा है और 23 जुलाई 24 के बाद ही, मतलब सॉरी 23 जुलाई 24 से पहले ही बेचा है, उस केस में क्या होगा? उस केस में वही होगा जो तुम पहले करते आए हो। सुनो यहां पे, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट वाले केस में क्या करते हो? लिखो यहां पे FVOC, या इसको हम बोल सकते हैं सेल प्राइस माइनस में कोवा, कोवा का मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, माइनस में कोई का मतलब कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, माइनस में ईओटी का मतलब एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर। ये तुम्हारा गेन आएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अगर आपने परचेज एंड सेल जो है आपने 23 जुलाई 24 से पहले की है। ठीक है जी। उसके बाद सर अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो क्या होगा? सेम जैसे आपने पहले पढ़ा था, FVOC फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन या सेल प्राइस। FVOC की फुल फॉर्म है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन या सेल प्राइस, माइनस में यहां पे तुम क्या करते थे बताओ? यहां पे तुम करते थे आई कोआ, मतलब इंडेक्स कोआ, तो आई कोआ आप माइनस कर दोगे, माइनस में आई कोई इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ये माइनस कर दोगे, माइनस में ईओटी, ये माइनस कर दोगे, तो ये तुम्हारा आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये तुम्हारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। ठीक है जी, ये तुम्हारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। ये बात ध्यान देना, ये पॉइंट्स आपका निकल के आ रहा है, ये पॉइंट्स आपका निकल के आ रहा है, और उस पर रेट भी पहले वाले लगेंगे। ठीक है ना, रेट जो तुमने पहले पढ़े थे वही रेट आपके यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे। याद करो, शॉर्ट टर्म वाले केस में तो स्लैब रेट ही लगता था, अभी भी स्लैब रेट है। लॉन्ग टर्म वाले केस में 20% पहले था ना, 20% पहले था, तो अभी भी 20% एप्लीकेबल होगा आफ्टर इंडेक्सेशन, अगर आप इस वाली कैटेगरी में कवर होते हो। मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये कैटेगरी वो है जिसमें आपने परचेज भी 23 जुलाई 24 से पहले किया और बेचा भी 23 जुलाई 24 से पहले, तब ये लगेगा। अब दूसरी कैटेगरी क्या होगी? अगर मैंने परचेज किया 23 जुलाई 24 से पहले और बेचा मैंने 23 जुलाई 24 या उसके बाद, तो क्या होगा? वहीं पे अमेंडमेंट आई है, वहीं पे अमेंडमेंट है। वही सबसे मेन कैटेगरी है कि आपने खरीदा पहले है बेचा बाद में है, उस कैटेगरी में क्या होगा? वो सेकंड कैटेगरी है। और तीसरी कैटेगरी भी मैं तुम्हें कराऊंगा, अगर आपने खरीदा भी बाद में है और बेचा भी बाद में है, उस केस में क्या होगा? बस ये तीन कैटेगरी है। अगर तुम ये तीन कैटेगरी कर लोगे, बिलीव मी, पेपर में कहीं से क्वेश्चन बन जाए, मेरी फैमिली का बच्चा गलती नहीं करके आएगा।
अभी सिर्फ मैंने तुम्हें फर्स्ट कैटेगरी बताई है कि खरीदा भी आपने पहले है, बेचा भी आपने पहले है, उस केस में पुराना लॉ लगेगा। खरीदा पहले बेचा बाद में, सेकंड कैटेगरी अमेंडमेंट आई है। खरीदा बाद में बेचा बाद में, थर्ड कैटेगरी, वहां पर भी अमेंडमेंट एप्लीकेबल होगी जी। तो बस ये 3 कैटेगरी होंगी जी, ये 3 कैटेगरी होंगी। अब जो तुम्हारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो भाई इस पे तुम सब जानते हो, यहां पे लगता है स्लैब रेट, ठीक है ना। यहां पे क्या लगेगा? स्लैब रेट लगेगा, नॉर्मल स्लैब रेट जो होते हैं, ठीक है। और अगर ये ट्रिपल 1A वाला है, इफ ट्रिपल 1A वाला है, तो फिर आपका 15% लगता था जी यहाँ पे 15%। अगर ये ट्रिपल 1A वाला शॉर्ट टर्म है, मतलब शेयर्स वाले केस में है, तो फिर ट्रिपल 1A वाला 15%, अदर वाले केस में स्लैब रेट है जी। ऐसे ही लॉन्ग टर्म वाले केस में, अब लॉन्ग टर्म वाले केस में अगर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाला है, तो भाई वो 20% रेट था। और अगर ये 112A वाला है, अगर मान लो ये 112A वाला है, वैसे 112A वाला ऐसे कैलकुलेट नहीं होता क्योंकि 112A का कैलकुलेट करने का तरीका अलग है, बट अगर ये 112A वाला है 23 जुलाई 24 से पहले, तो 1,25,000 रुपए की लिमिट हो चुकी है नील, और 1,25,000 से ऊपर जो है यहां पे लगेगा आपका 10%। ये बात हो रही है पहले की जी। क्या बात मेरे समझ में आ रही है जी? क्या इसको लॉक कर सकते हैं? ठीक है। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं तुम्हें दे रहा हूं, उस एग्जांपल को करके हम ये वाली पॉइंट पैकअप करेंगे। फिर कल वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि अगर मतलब खरीदा पहले है बेचा बाद में तो क्या होगा जी। आ जाओ लिखो यहां पे, अब एक क्वेश्चन लिख लो फटाफट से। बिल्डिंग आपने परचेज की है 25 जून 1999 में 8 लाख की, 8 लाख की, ठीक है जी। 141 को इसकी FMV है 12 लाख, 141 को इसकी SDV है 10 लाख, 10 लाख की, ठीक है जी। एक्सपेंडिचर यहां पे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, पहली कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है 5 फरवरी 2000 को 10,000 की। दूसरी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है 8 जुलाई 2010 को, ये भी 10,000 की अमाउंट, ठीक है जी। उसके बाद फिर ये सेल कर दी 25 मई 2024 को, 25 मई 2024 को बेच दी आपने 80 लाख की, 80 लाख की आपने 25 मई 2024 को बेच दी 80 लाख की। कैपिटल गेन निकाल दो, कैपिटल गेन बताओ कितने आएंगे जी। अब खरीदा भी पहले है और बेचा भी 23 जुलाई 24 से पहले है। अब बताओ क्या करें जी। सबसे पहले यहां पे आ जाओ, सॉल्यूशन FVOC या सेल प्राइस 80 लाख का दे रखा है। अब याद रखना यहां पर मैं अभी 50C नहीं लगा रहा, 50C नहीं लगा रहा मैं, ध्यान रखना। 50C वो होता है ना स्टैंप ड्यूटी वैल्यू वाला, कि अगर स्टैंप ड्यूटी 110% से ज्यादा है तो स्टैंप ड्यूटी सेल प्राइस बनेगी। तो 50C को हम बाद में देख लेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे सेल प्राइस के साथ में स्टैंप ड्यूटी नहीं दी हुई, तो जो सेल प्राइस है वही हमारा सेल प्राइस बनेगा 80 लाख रुपए, ठीक है ना। उसके बाद माइनस में आई कोवा। अब पहले मेरे को बताओ आई कोवा, अब सारे बच्चे बताओ पहले कॉस्ट क्या बनेगी, कॉस्ट बताओ कॉस्ट क्या बनेगी। 8 लाख बनेगी, 12 लाख बनेगी या 10 लाख बनेगी, कॉस्ट बताओ सारे बच्चे, सारे बच्चे बताओ कॉस्ट क्या बनेगी। 8 लाख बनेगी, 12 लाख बनेगी या 10 लाख बनेगी, कॉस्ट क्या बनेगी। कॉस्ट क्या बनेगी, याद है कॉस्ट क्या बनती थी इमूवेबल वाले केस में, FMV और SDV इनमें से लेस और फिर इसमें और इसमें से हायर, तो क्या बनती थी 10 लाख। मतलब 12 और 10, 12 और 10 में से लेस 10, फिर 10 और 8 हायर क्या बनेगी 10, तो यहां पे बनेगी 10 लाख रुपए। तो ये 10 लाख डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 363, तो ये आएगा 36,30,000। माइनस में आई कोई
अब माइनस में आई कोई, अब चेक करो ये वाली इंप्रूवमेंट 141 से पहले की है। अगर आपको याद आ रहा हो 141 से पहले की सारी इंप्रूवमेंट हम इग्नोर करते थे, तो ये इग्नोर कर दो, ये वाली इंप्रूवमेंट इग्नोर 141 से पहले, ये तुमने पहले पढ़ा हुआ है। उसके बाद ये इंप्रूवमेंट हमें लेनी पड़ेगी 8 जुलाई 10, तो 10-11 का रेट, तो यहां पे देखो जी 10,000, 10-11 का रेट, तो 10-11 का रेट अगर बात करता हूं ये रहा 167, तो 167 मल्टीप्लाई 363, तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूंगा कितना आएगा जी, तो यहाँ पे 10,000 डिवाइड बाय 167 मल्टीप्लाई 363, तो ये आपका हो गया 21,736 रुपये 50 पैसे। अब यहाँ पे देख लो बस कैपिटल गेन कितना आएगा जी, तो 80 लाख में से हमने माइनस किए 36,30,000, माइनस में 21,736.5, तो ये हो गया 43,48,263 रुपये 50 पैसे जी। तो ये मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे निकल के आ गया जी, ये मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। आई थिंक अब कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए जी, क्लियर है। तो ये कैपिटल गेन जो आपने पहले पढ़ा था ना, सेम कैपिटल गेन एप्लीकेबल है, बस ये बात ध्यान देना, ये कैपिटल गेन तब निकलेगा अगर आपने ट्रांसफर जो किया वो 23 जुलाई 24 से पहले की है, तो पुराना कैपिटल गेन का लो एप्लीकेबल है, कैपिटल गेन कोई चेंज नहीं हुआ अगर 23 जुलाई 24 से पहले ट्रांसफर है, ठीक है ना। होल्डिंग पीरियड भी पुराने वाला लगेगा, कैलकुलेशन भी पुराने वाली होगी, रेट भी पुराने वाले होंगे। मसले जो हैं वो तब आए हैं अगर ट्रांसफर जो है वो 23 जुलाई 2024 या उसके बाद का है, ठीक है ना। तो सेकंड कैलकुलेशन जो करेंगे फिर हम कल करेंगे कि खरीदा पहले बेचा बाद में, तब क्या होगा, खरीदा बाद में बेचा बाद में, तब क्या होगा। ये दोनों पार्ट फिर हम कल वाली क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का, आप यहाँ पे आए। अगर अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज आप इसको कमेंट जरूर करके जाइए। आपका 1 मिनट का कमेंट और लाइक मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है और बहुत सारे बच्चों को उससे गाइडेंस मिलती है और ये वीडियो यूट्यूब पे ऊपर आती है ताकि बच्चों को और बच्चों को पता लगे कि हम भी मेहनत कर रहे हैं, हम मिलके मेहनत कर रहे हैं बच्चों के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पे बहुत बढ़िया कंटेंट आता है, आपके काम का कंटेंट आता है, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच।